बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम दी साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज 1 जुलाई है और 2024-2025 के लिए माली साल का आगाज़ हो चुका है। जो फाइनेंस बिल कौमी असम्बली ने मंजूर किया था और उसके साथ साथ पंजाब असम्बली में पंजाब के लिए जो बजट मंजूर किया गया था, आज से वो लागू हो चुका है। इस बजट के लागू होने के बाद कीमतों में कितना फ़र्क पड़ रहा है, एक ख़दशा जो ज़ाहिर किया जा रहा था कि महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, वो महंगाई का तूफ़ान किस हद तक आ रहा है। बजट में जो शिकवा किया जा रहा है वो ये है कि सरकार की तरफ से टैक्स कर दिए गए हैं। आज मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर हुकूमत की तरफ से वजाहत दी कि जिस तरह बयान किया जा रहा है ये सब कुछ उस तरह नहीं है। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी की परसेप्शन है वो ये है कि तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है और इस चीज़ को माना अभी एक रोज़ पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तनख्वाहदारों पर एक दबाव जो है वो बढ़ गया है। परसेप्शन ये है कि तनख्वाहदार तबके की आधी आमदन हुकूमत लेकर चली जाएगी। किस तरह लेकर चली जाएगी? क्योंकि अगर हम अपने ताजर को देखते हैं, अगर हम अपने किसान को देखते हैं, अगर हम अपने बाकी तबकात को, वकला को, डॉक्टरों को देखते हैं, जो प्रोफेशनल टैक्स की ज़द में भी आ सकते हैं, जो दूसरे टैक्सों की ज़द में भी आ सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद में टैक्स नहीं देते। बराह रास्त इनकम टैक्स के फाइलर नहीं हैं वो, यानी कि जो उनको इनकम हो रही है उसके ऊपर वो टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन तनख्वाहदार तबका जो है यहाँ पर फंस जाता है। वो अपनी तनख्वाह बाद में वसूल करता है, उसके इदारे उसके ऊपर से टैक्स जो है पहले काट लेते हैं। अब उसने एक दफ़ा टैक्स पे कर दिया जो कि बाकी तबकात पे नहीं कर रहे और वो फाइलर नहीं हैं, उसके आगे बढ़ते ही जब वो पेट्रोल लेने के लिए जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जब वो घी खरीदने के लिए अब जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जब वो दूध खरीदने के लिए बच्चों का जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपने एक मरतबा टैक्स दिया, एक मरतबा फिर टैक्स दे दिया। फिर वो बिजली का बिल देगा, उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सा जो है टैक्स वो देगा, वो गैस का बिल देगा, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस देगा। ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त अरकान असम्बली की इमरात तो बढ़ाई जा रही हैं लेकिन आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं हुक्मरान, और हुकूमत जो है अपने अखराजात कम करने की बजाय तमाम बोझ आवाम पर डाल रही है। पंजाब के टैक्स के हवाले से बड़ी बात की जाती है कि पंजाब का टैक्स, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि टैक्स फ्री है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वाकई दुरुस्त कहा उन्होंने, लेकिन टैक्स फ्री होने के बावजूद आपको जितने अष्टाम हैं वो इस वक्त बढ़ गए हैं। 100 रुपये का अष्टाम आपका स्टैम्प पेपर जिसको कहते हैं, हम ज़रा अवामी ज़बान में अष्टाम ही कह लेंगे ना, तो वो स्टैम्प पेपर जो है आपका जो बयान हल्फी का 100 रुपये का था वो 300 रुपये का हो गया है। किसी भी आपका अगर आप किसी रकम के लेन देन, किसी मुआहदे के लिए 1200 रुपये का स्टाम्प इस्तेमाल किया जाता था, वो स्टैम्प पेपर जो है वो 3000 रुपये पे चला गया है। कोर्ट फीस बढ़ गई है, डीज़ल और पेट्रोल वगैरह भी बढ़ गए हैं, गाड़ियों के टोकन जो है उनके हवाले से नई पॉलिसी आ गई है, वो भी अभी आपको पता चलेगा क्योंकि 1000 सीसी तक की गाड़ी के ऊपर लाइफ टाइम टोकन जो है वो 15,000 से बढ़कर 20,000 रुपये हो गया है। बाकी जो है गाड़ी की इनवाइस प्राइस के ऊपर 0.2% और 0.3%, यानी कि 1000 से 2000 सीसी तक आपका 0.2% और 3000 सीसी पे आप जब चले जाएंगे या ऊपर आप चलते जाएंगे 2000 सीसी के बाद तो वो 0.3% आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि उन्होंने ज़राअत को टैक्स से बचा लिया है। IMF जो है ज़राअत पर टैक्स लगाना चाहता था, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि उन्होंने खाद पर मज़ीद टैक्स से बचा लिया है, IMF उस पर भी मज़ीद टैक्स लगाना चाहता था। वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत ठीक ठाक किस्म की नेगोशिएशन की है, मुज़ाकरात किए हैं और उसके नतीजे में उन्होंने तिब्बी आलात को बचा लिया है टैक्स से और तिब्बी आलात पर टैक्स नहीं लग रहा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है, उनका ये भी दावा है कि उन्होंने जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स थे, खैराती अस्पताल कह सकते हैं आप उनको भी टैक्स से बचा लिया है। वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म तनख्वाह तक नहीं ले रहे, कोई मराहत नहीं ली जा रही। 500 अरब रुपये जो अरकान असम्बली को देने की बात की जा रही है वो भी झूठ है।
हम महंगाई को कम कर रहे हैं, नीचे लेकर आए हैं, लेकिन आज सूरत है क्या, किस किस्म के कितने टैक्स लगते चले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आज 1 जुलाई फाइनेंस बिल के नाफिज होने के बाद नए माली साल का पहला दिन कैसा है, क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आरिफ गुज्जर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं करियानिया मर्चेंट एसोसिएशन के, और मेरा ख्याल है आरिफ साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं है जो आज हमें प्राइसेस बता सके कि प्राइसेस हैं क्या। इसके साथ साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मजीद गौरी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन है अवामी रिक्शा यूनियन के, और इसके साथ साथ आवाम की तर्जुमानी करते हैं, आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद गौरी साहब आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। चीफ रिपोर्टर नई बात और सीनियर इकनॉमिक एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। बाकी लोगों की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से तो नूर महर हैं, सदर हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के, और हमेशा अद्वियात की कीमतों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। बाकी चीज़ों पे बाद में बात करते हैं। आरिफ साहब, ज़रा जो हर्बल मेडिसिन है या होम्योपैथिक मेडिसिन है उन पर भी GST लग गया है, उस पर भी रिएक्शन आ रहा है। उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। सबसे पहले चलते हैं नूर महर साहब की तरफ कि वो क्या बता रहे हैं कि ये मेडिसिन की जो कीमतें हैं ये कितनी होने जा रही है और उनका रद्द अमल क्या है। वो कह रहे हैं कि कोई एहतजाज भी करना है। नूर महर साहब, पाकिस्तान में हर्बल, न्यूरास्यूटिकल और होम्यो अद्वियात पर और बच्चों के दूध पर 18% GST और सेल टैक्स लगाना किसी भी तरह जायज़ काम नहीं है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ पे गरीबों की दवा जो है वो हर्बल और होम्यो अद्वियात हैं, तो इस पे GST लगाना आम मरीज़ों के साथ, गरीब मरीज़ों के साथ इंतहाई जुल्म है, और अद्वियात की महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ रहा है। 1 जुलाई से पाकिस्तान में GST और सेल टैक्स का निफाज अगर ये जारी रहा तो 10 जुलाई 2024 को पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में प्रेस क्लब्स के बाहर और पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहजाजी मुजाहरा किया जाएगा। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि सेल टैक्स के बारे में सो मोटो लें और वज़ीर आज़म इसको फौरी तौर पर वापसी का इक़दाम जी फौरी तौर पर वापस लें, चीफ जस्टिस सो मोटो लें और हुकूमत जो है वज़ीर आज़म इसको वापस लें। आज जब जनरल सेल्स टैक्स की बात की जा रही है और GST तमाम चीज़ों पे लग रहा है, ख़ासतौर पे बच्चों के दूध पर भी लग रहा है, आरिफ साहब ओवर टू यू, क्या कीमतें थी, क्या फ़र्क पड़ा, महंगाई हुई नहीं हुई, GST कितना असरअंदाज हुआ, ख़ासतौर पर दूध की कीमत में इजाफे की बात की जा रही है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली खान साहब ने बड़ी लंबी तफसील से समझाया। वो पढ़ी लिखी बातें हैं जिनसे पेट नहीं भरता। अच्छा। और हकीकत बिल्कुल और है। आवाम को ऐसी पढ़ी लिखी बातें नहीं चाहिए। जैसे आपने ज़रात को बचा लिया है, दूसरी चीज़ों को बचा लिया है, मैंने यही किया ना कि वो बचा लिया है, वो पता नहीं है या नहीं है। अगर आप सबसे पहले जो सबसे स्टार्ट होता है वो आटे से होना है, जो गरीब आदमी के लिए ज़रूरत है, उसके लिए लग्जरी आइटम। अब आटा भी हो गया। आटा सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 370 रुपये पर 20 kg महंगा हुआ है। 2300 वाली गंदम अब क्या टैक्स ऐसे लग गया कि वो 2900 साढ़े 2900 रुपया होगी। इससे पहले जब स्टार्ट हुई थी गंदम कम होना, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब ज़मींदार से गंदम ले ली जाएगी, माफ़ी के हाथ में आएगी, तो आटे का रेट फिर वही हो जाएगा जो इससे पहले 2800 था या 2700 रुपये था। ये आटे की बात। उसके बाद चीनी की बात है, घी की है। चीनी सिर्फ एक दिन में 5 रुपये पर kg महंगी हुई है, और घी की कीमतों में 10 से 30 रुपये पर kg महंगा हुआ है। ये बजट वो हैं जिससे ना तो लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना उनके बिजनेस बढ़े हैं, उनके बजट डिस्टर्ब हुए हैं। सबसे पहले ये चीज़। और दूसरी बात है कि दालों की कीमतों में 20 से लेके 70 रुपये पर kg तक महंगी होगी। चावल 25 रुपये पर kg महंगे हुए। और उसके अलावा जो बेबी फूड थे, लोगों की मजबूरी थी कि बच्चों को वो दूध देने हैं, वो 100 रुपया पर पीस का महंगा हुआ है 175 ग्राम का, 200 ग्राम या पाव नहीं, उससे भी कम। और जो बड़ा पैक है उसका 600 रुपया पर बैग है, जिसको पहले kg था, अब तो खैर वो 800 कुछ ग्राम का है। तो वज़न भी कम हो गया और रेट भी महंगे हो गए। पेट्रोल या दूसरी चीज़ें महंगा होना ये तो एक अलग चीज़ है ना। और जो खाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें नान का रेट कम किया, करोड़ों रुपए खर्च किए कि ताकि रोटी 14 रुपये की सेल हो सके, उसमें 700 रुपया 50 kg बैग में पड़ा है, मैदे में और फाइन में। एक दिन में कोई चीज़ ऐसा टैक्स नहीं लगा, कोई ऐसी गैस नहीं बढ़ी, कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ है कि कोई बंदा इसको रोकने के लिए ज़िम्मेदार है ही नहीं।
कोई बंदा इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई हो क्यों रही है। टैक्स लगा है 18% लगा है, इससे ज़्यादा लगेगा। किन रेटों पे लगेगा? चीनी पे कोई कंट्रोल ना पहले था, घी पे ना पहले कंट्रोल था, ना अब कंट्रोल है। या तो ये चीज़ें कंट्रोल की होती ना कि आपने गंदम को ओपन छोड़ दिया, आटे को कंट्रोल कर रहे हैं, घी को होलसेल पे ओपन छोड़ दिया, रिटेल पे जाके आप कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कमाई का ज़रिया है वो प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म है, सबसे ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोर से मुझे कॉल आई थी, 50,000 रुपये उसको फ़ाइन कर दिया, जिसके अंदर 50,000 रुपये का सामान भी नहीं है, उसने वाइंड अप कर दिया। ये आपके एसी साहिबान थे, उनका तकब्बर देखना है। 13 बंदे उसके साथ थे, क्या वो आवाम को रिलीफ दिला सके? नहीं दिला सके। इससे पहले भी ऐसा ही था कि किसी किस्म की कोई पूछगिछ थी नहीं। अभी 18% ये बात है। आप ये देखेंगे एक हफ्ते के दौरान जो महंगाई का तूफान आएगा ना रुकने वाला है, आवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात की जा रही है इस वक्त आरिफ साहब, ये जो मिल्क है, कोई भी दूध है, वो नेस्ले का हो जाए, मिल्क पैक हो जाए, ओलपर्स हो जाए, हबीब हो जाए, कोई भी हो जाए, वो उनके रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं सर? वो देखे ना, अगर 18% भी आप बढ़ाएं जी हाँ, तो 100 रुपये पर लीटर महंगा हुआ है। अपना दूध हमारा 170 रुपये लीटर, जी हाँ, उनका 270 था पहले, चलें वो 270 से 370 हो गया। नहीं, वो प्रिजर्व करते थे, उनका एक फैक्ट्री के चार्जेस थे, उनके दूसरे चार्जेस थे, वो पहले से महंगा था। अब मजीद क्या रेट? पहले से भी अगर महंगा था तो 270 का हम मान लेते हैं कि 270 का था, 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। ये जो 100 रुपया नहीं, इस वक्त जो अब बजट आने के बाद ये 270 के बाद 100 रुपया महंगा किया जा रहा है जी। 100 रुपया उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी है। आज से उनके रेट जो 1 लीटर का था वो 370 का हो गया है। 18% पे अगर 18% भी हो तो 270 के ऊपर ही आप उस पर पहले भी जीएसटी लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो टैक्सेस उस पर भी होंगे, चलें वो आप छोड़ दें, तो ये कोई 45 रुपए के लगभग बनता है इजाफा। ये 100 रुपया इजाफा कैसे हो गया? 50 रुपए भी नहीं बनता, ये 50 रुपए लीटर नहीं बनता, ये 100 रुपया इजाफा कैसे हो रहा है? यही जो चीज़ है ना कि सरकार ने इससे पहले भी किन रेटों पे उनको टैक्स लगाया हुआ है कि उनके उनके अखराजात कितने हैं, दूध कितने का है। क्या वो दूध के ऊपर टैक्स लगना था या जितने उनके अखराजात थे कि उनके ऊपर लगना था? अगर दूध के ऊपर भी लगे 270 ही हम मान लेते हैं कि 270 रेट उनका ठीक था। अगर 270 भी था तो अगर सिर्फ 18% उस पर डालते तो वो 40-45 रुपये बनते। तो अब 100 रुपये की उन्होंने नोटिफाई कर दिया रेट। किसी ने नहीं पूछा कि 100 रुपया किस हिसाब से बढ़ाया, क्या 36% लग गया उस पर टैक्स? जब 18% लगा तो कम से कम आवाम के ऊपर अगर टैक्स लग भी रहा है तो कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना बढ़ा रही है। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यही पैदा होता है। अच्छा मेहताब साहब, महंगाई का एक तूफान जो है वो आ जाता है और हुकूमत जो है और किसी भी चीज़ का रेट जो है वो अगर हुकूमत की तरफ से 2 रुपये बढ़ाया जाता है तो बाकी जगहों पर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाता है। ये क्या सूरत हाल है? आज 1 जुलाई है, नया फाइनेंस बिल नाफिज हो गया है, क्या सूरत हाल है? बहुत मेहरबानी। आपको पता है कि हर बजट के बाद, बल्कि बजट से पहले ही लोग जो है जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ती है या वो क्या कहते हैं, बच्चे के कान में अजान दी जाती है तो इनके कान में भी आवाज़ पड़ जाती है, अजान समझते हैं और ये फ़ौरन कीमतें बढ़ा देते हैं। बजट से पहले ही कीमतें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई थी। ये इसकी गाड़ियों की आप देख लें, मैं जब उनसे बात करी, उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी अभी आज से ये बजट से पहले की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ता। तो उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ तो लोगों ने महंगी कर दी हैं, जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने रोक ली और कहते हैं कि वो तो महंगी हो गई है इसलिए कि टैक्स लग गया, हालांकि 1 जुलाई से होना था। तो हमारे मुल्क में एक ये भी अलमिया है कि टैक्स लगता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी होनी होती है, लेकिन उससे पहले उसमें महंगाई कर ली जाती है। जैसे अभी आरिफ साहब ने बताया, जब ये डॉलर ऊपर था तो इन्होंने बहाना बनाया, डॉलर बहुत ऊपर चला गया जी, चीज़ें बढ़ा दी उन्होंने। जब डॉलर नीचे आ गया तो कीमतें नहीं, रिलीफ नहीं दिया आवाम को, इनको दे दिया रिलीफ उन्होंने। इनको क्या किया, इनको कहा जी आपको हम 15% और रिलीफ देते हैं, आप 15% और ले लें, लेकिन अवाम को आपने पास ऑन नहीं करना। तो ये हमारे मुल्क में अलमिया है कि जो अवाम के लिए हुकूमत आती है, अवाम की खैर ख्वाही के लिए कहती है कि हम रिलीफ देंगे, वो नहीं देती, वो प्रोटेक्ट करती है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने ज़राअत को टैक्स से बचा लिया? जगीरदारों को बचाया उन्होंने टैक्स से, सही पूछे तो, जो अरबों रुपए पहले ही लूट रहे हैं और डबल कमाई को ज़राअत की कमाईदार करते हैं। सनद लगाई है, उसकी कमाई आई है तो कहा जी मुझे ज़राअत से हुई है कमाई, ज़राअत की कमाई आई है तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगा। अब ये जो गंदम की कीमत बढ़ गई है और बाकी चीज़ों की बढ़ गई है कीमत, क्या इस पर तो टैक्स नहीं लगा? तो फिर ये क्या वजह है?
इससे बेहतर था कि इस पर टैक्स लगा देते, कोई आमदन आती। अगर 1700 रुपये आपने एक मन के अंदर उस वक्त बढ़ा दिए थे तो उसमें टैक्स क्या आ रहा था हुकूमत को? लोगों को 3000 अरब का मुनाफा हुआ, उसमें अगर आप 5% भी टैक्स लगाते हो अच्छा खासा टैक्स आ जाना था। फिर वजीर खजाना साहब ने बड़े कहा जी, दावा किया जी हमने जो है वो जो ये जो होल सेलर हैं, ये दुकानदार ताजर हैं, इनको टैक्स रेट मिले 40,000 का हम जो है आज से टैक्स देना शुरू करेंगे। मुझे ये बताएं, अपने मुंह से कह रहे 31 लाख ये सारे हैं होल सेलर, और 40 लाख को आप उनमें से परसेंटेज निकालें, ये 2.9% बनता है। मुझे ये बताएं, सरकारी मुलाजम पे, आम निजी कंपनियों के मुलाजम पे आपने टैक्स बढ़ा दिया है। जिसकी 50,000 से ऊपर आमदन है उसको आपने डबल टैक्स कर दिया, 100% बढ़ा दिया है। जिसकी उससे है उसको भी आपने उसके ऊपर भी बढ़ा दिया है। भाई आप कहते हैं वो जो ज़राअत है सूबे का मसला है, मुझे ये बताएं जो सूबाई आपके मुलाजमीन है, सरकारी हैं, दूसरे, वो फिर किसका मसला है भाई? उस पर क्यों टैक्स लगाया आपने? ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा, एक बात ये भी की जा रही है कि अगर किसी की 1 लाख रुपये आमदन है, तनख्वाह है, तो अगर वो 2,500 पे टैक्स दे देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टेट्स में देना पड़ता है। मैं कहता हूँ जी, ले रहे थे ना उससे, जो 2.5% ले रहे थे उसको 5% क्यों किया जी? नए टैक्स गुजार क्यों नहीं ढूंढे? इन्होंने तो कहा था हमने जो पुराने उन पर लगाएंगे नहीं। ये जगीरदारों को फायदा दिया इन्होंने, ये आम मजदूर को, काश्तकार को नहीं फायदा दिया। ये जो बड़े बड़े जगीरदार इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इनके साथ हैं, इनके फाइनेंसर हैं, इनके इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, ये उनको फायदा दिया है उन्होंने। ये अरबों रुपए इधर से आने थे, नहीं लिए, नहीं लगाया उन पर टैक्स, लगना चाहिए था। कितनी सितम तरीफी है कि जो हमारा गरीब आदमी वो पिस रहा है, जो मजदूर है इनके लिए कमाता है। हम दो जो बिल अदा करते हैं बिजली के, आप और मैं, ये सारे हम 2-3 बंदों के बिल अदा करते हैं, 3 लोगों के बिल अदा करते हैं। आप पूछेंगे कौन से? एक मैं अपना जो बिजली इस्तेमाल करता हूँ उसका बिल देता हूँ, एक जो चोरी करते हैं उनका बिल देता हूँ, एक ये बाबू है, एक ये वापडा के मुलाजम है, इनको मुफ्त बिजली दी है, इनका बिल कौन अदा करता है? हम लोग अदा करते हैं। तो ये किस तरह का बजट है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का रिलीफ है कि अवाम को तो रिलीफ नहीं दे रहे, अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, बड़े बड़े जगीरदारों को रिलीफ दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो बाबू हैं अगर वो प्लाट बेचेंगे उनको इनकम टैक्स माफ कर दिया इन्होंने, चाहे वो रिटायर हैं चाहे वो मुलाजम में हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो फौजी हैं, चाहे वो रिटायर हैं चाहे वो एक्समैन है, सर्विसमैन है, उनके ऊपर ये इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर किस पे लगेगा भाई? ये आम आदमी के ऊपर जो एक आधा प्लाट खरीदेगा, सारी कसर उधर से निकालेंगे। सारा ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो इस तरह से टैक्स लगाया है, आप 11.5 अरब डॉलर पहले ही दुबई में जाके इन्वेस्ट हो गया प्रॉपर्टी में। जब आप इस तरह के अजीब किस्म के आप लगाएंगे टैक्स, तो बाकी भी ये सारा वाइंड अप होगा, बाहर के मुल्कों में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट पे बाद में बात करेंगे। मजीद गौरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा अवाम की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं। गौरी साहब, क्या सूरत हाल है जी? बजट को किस तरह देख रहे हैं? मुश्किल बजट है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मैंने बजट को किस तरीके से देखना है, मैंने तो बजट को देख रहा हूँ कि ये आम आदमी के लिए भी और सफ़ेद पोश तबके के लिए एक मौत का पैगाम लेकर आया है। आप कहते हैं कि आधा आम आदमी को क्या मिलेगा? आधा आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आम आदमी को तो मारा सिर्फ बिजली के बिलों ने, आम आदमी को मारा है पानी के बिलों ने, सुई गैस के बिलों ने, आम आदमी को मारा चीनी ने, आटे की कीमतों ने, आम आदमी को मारा स्कूल की फीसों ने, बच्चों की फीसों ने, ट्यूशन फीसों ने, पेट्रोल ने, डीजल ने। ये सब चीज़ों ने आम आदमी और सफ़ेद तो पोश तबके का जीना हराम कर दिया हुआ है। ये जो बजट पेश जब करते हैं ना, ये लफ्ज़ों का हेर फेर ऐसा करते हैं कि नीचे किसी को समझ नहीं आने देते। जैसा वह हाफिज़ साहब मोहतरम ने समझाया कि इस तरीके से पर केजी पर फलां ये इसके ऊपर इतना टैक्स लगा है, इससे समझ आती है। मैं कहता हूँ ये हुकूमतें भी नहीं चलने लगी और ये अवाम भी जो है ना, ये भी बेहिस्स है। ये इन्होंने छितर बढ़ाने वाली बात की हुई है हमारी अवाम ने। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा अवाम की बात करता हूँ, आज अवाम से गिला कर रहा हूँ। ये टैक्सेस अगर लगे हैं तो ये मुर्दा कौम जिंदा कब्रिस्तान में हम रह रहे हैं, इनकी वजह से ये तमाम टैक्सेस लगे हैं। अदरवाइज हमारे मुल्क में टैक्सेस लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था अगर ये लोग सोए हुए लोग जाग जाते। गुजारिश है कि वज़ीर साहब कहते हैं मैंने ज़राअत को बचा लिया है। नहीं नजम साहब, अभी मिनी बजट आने हैं, अभी ज़राअत का जो छोटा तबका उसने पिसना है। मैं तो एक मशवरा देने लगा हूं, अपने जितने भी पाकिस्तान के रहशी हैं ना, वो तैयारी कर रहे हैं कि ये अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगे, इनसे फीसें नहीं दी जाएंगी, इनसे सरकारी स्कूल तो मुफ्त है। मैं जी
सरकारी स्कूल तो मुफ्त है ना। सरकारी स्कूल नरम साहब रह कौन सा गया, भैंसें बंधी हुई हैं, जाए जाके पेप और पीमा के तो हैं ना। नहीं सर कोई नहीं, ऐसी नहीं है, अच्छा। नहीं है, कोई बात नहीं है। सरकारी स्कूलों के, एक मिनट मैं सॉरी जी, सरकारी स्कूलों के टीचर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनके स्कूल में पढ़ते हैं। ये बाबुओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? इन सियासतदानों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? टैक्स पे चीखें निकली हुई है, चीखें निकली हुई हैं तो जी। फिर इनके भी बच्चे पढ़ने जी, सरकारी स्कूलों के टीचरों के ताजर इसको बाकी ताजर इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं मीर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान ताजरान, किसी को कुछ देते हैं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नहीं मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। नहीं साहब किस तरह देख रहे हैं बजट को? रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्या सूरत हाल है? देखें जी, बजट जो है वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट क्या किया जाए, वो तो एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट है। अच्छा, रिजेक्ट करने से कौन सा उससे रिजेक्ट हो जाना है? सही। तो बात ये है कि असल इशू ये है कि जो हमारे अवाम और हमारे लोग जिस चीज को समझ नहीं पा रहे ना, वो दो चीजें हैं जिसको समझना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुका है कि यहाँ से निकलने के लिए अब बहुत दगोदो मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के हर तबके का कचूमर निकलना ही निकलना। पहली अच्छा। बात। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि इस वक्त हम मुआशी इमरजेंसी लगा चुके हैं, लेकिन हमें डिक्लेयर नहीं की हुई। ये इस वक्त पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी के हालात में, और जब मुआशी इमरजेंसी लगी होती है ना, तो उसमें रियासत खूनखार हो जाती है, और फिर रियासत जो होती है उसके पेश नज़र सबसे पहली तरजीह रियासत को बचाना होती है। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो ये मुझे बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है कि रियासत किसी भी रिलीफ को देने की पोजीशन में तो है ही नहीं, उसके पास चॉइसेस नहीं। अब रियासत को चलाना कैसे है, रियासत के लिए ये मुश्किल हुआ है, और इसको चलाने के लिए रियासत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और आवाम को तकलीफ पे तकलीफ हो रही है। सही सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ये हालात इस तरह ही चलेंगे? देखिए, हालात इस तरह ही चलेंगे, और जो लोग अपने गले फाड़ फाड़ के फेफड़ों के जरिए सियासत करना चाहते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि आप थक जाएंगे, आपके गले बैठ जाएंगे, आपके फेफड़े फेल हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत के ये हुकूमती नुमाइंदे हैं। अच्छा, ये हुकूमती नुमाइंदे हैं। नहीं मीर साहब, ये वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं बात अच्छी नहीं, ये हुकूमत की तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि तो अब आपके फेफड़े भी फटेंगे, गले भी फटेंगे, लोग मरेंगे भी, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, मुआशी इमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी हुई है। रियासत वो बता रहे हैं रियासत खूनख्वार हो चुकी है। खूनख्वार के जरिए पैगाम दिया गया है कि बच जाओ, रियासत खूनख्वार हो गई है बजरिया ताजरान। अच्छा, ये पैगाम दिया जा रहा है? पैगाम है। नहीं आरिफ साहब, आप भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? आरिफ गुजर साहब, एक मिनट। नहीं मीर साहब, एक मिनट। नहीं मीर साहब लीडर हैं पाकिस्तान के, 20-22 साल से या इससे भी ज़्यादा सियासत कर रहे हैं। इनको बिल्कुल हकीकत है कि नहीं मीर साहब को सियासत की समझ आ गई। अच्छा, अब हाँ, अब आई है सियासत, क्योंकि इमरान खान साहब को 22 साल बाद सियासत की समझ आई थी। अच्छा, कि हकीकत नहीं मीर साहब को भी 22 साल बाद आ गई। मीर साहब को भी सियासत की समझ आ गई, बिल्कुल। चीफ कोऑर्डिनेटर नहीं है, अंदर नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं अंदर जाएंगे। नहीं मीर साहब को सियासत की समझ आ गई, चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं अब जाके ताजर दोस्त स्कीम के, ताजर दोस्ती के। इससे पहले हमेशा नहीं मीर साहब ने ताजर बरादरी की नुमाइंदगी की, भरपूर की, मज़ामत की, और हकीकत ऐसा किया है हर हालत में। लेकिन अब मेरा ख्याल जहाँ नहीं मीर साहब थक गए हैं, जहाँ सियासत की समझ आ गई है, आप थक गए हैं, या आप हुकूमत का पैगाम दे रहे हैं कि कुछ नहीं होना, ये क्या ये सारा कुछ जो आपका बड़ी अचानक हमले हो गए हैं सारी तरफ से? जी कोई मसला नहीं, ये मैं बात कर लूँ जरा। जी देखें जी, इशू ये है कि अगर मेरे अंदर जाने से, मेरी मज़ामत की सियासत करने से और मुझे बड़के मारने से अगर मुझे ये यकीन होता कि मैं पाकिस्तान के ताजरों और आवाम के लिए कुछ खुशखबरी ला सकता हूँ, या इस पोजीशन में रियासत है कि मैं रियासत से कुछ लेकर अपने ताजरों को दिलवा सकता हूँ, तो मैं उस काम के लिए आज भी हाजिर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। बात ये है कि मेरे फहमो फरासत और मेरा शऊर मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपको कूल रहना है, काम रहना है, और आपने जज्बात से फैसला नहीं करना बल्कि अक्ल दानिश से फैसला करना है, और आपने जो है वो दीवार के आगे सर नहीं मारना, उससे नुकसान
दीवार का नहीं होगा, आपका सर फूट जाएगा। सही है, ये समझ हाँ जी, अक्ल भी चली गई, अक्ल भी चली गई। नहीं मीर साहब, समझ आ गई, हमारी अक्ल भी चली गई, हमारी दानिश भी चले गई, दानिश स्कूल भी चले गए, फरासत भी चलेगी, फहम भी चला गया। गुजारिश यह है कि आपको ताजर दोस्त का जिन्होंने चेयरमैन बनाया ना, आपने उन्हीं की बात करनी है हुकूमत की। आपने अवाम की तो अब बात करनी नहीं, या सकत नहीं रह गई, या आप उनके नुमाइंदे बन के बात कर रहे हैं। बात यह है कि बजट के ऊपर आए कि क्या आम आदमी को रिलीफ मिला, ये बताएं। जिस कदर महंगाई है, इस महंगाई में आपकी मत जो है वो मर चुकी है, आपका दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं आप, तो ये हर कोई पाकिस्तानी खो चुका है, ये आप सही कह रहे हैं। और अगर बहक गए हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, और इस महंगाई ने, बिलों ने आपको जो है बदहाल कर दिया, तो ये समझ आती है कि आपको ऐसा ही होना चाहिए। और हर कोई ऐसा हो चुका है, जो नहीं हुआ वो कुछ अरसे बाद हो जाएगा। तो कुछ नफ्सियाती मरीज हो गए हैं, कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं। तो सूरत हाल ऐसी ही है जैसी आप फरमा रहे हैं, तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। ये किस स्टेज पे है? कह रहा हूं कि सूरत हाल लेकिन वो तो सियाने आदमी है ना। नहीं, ये नहीं मीर साहब से पूछे। नहीं, मेरे साहब खुद सियाने हैं। नहीं, मेरे साहब खुद फजाइल इन्होंने बीमारियों के अवाम में बताए हैं, क्या इनमें से एक आधा फजाइल इनमें भी है? जाहिर है हम भी हैं, लेकिन हम जो है, हम सबर का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ा। हाँ। और हमें यकीन है कि ये सबर ही जो है ये आगे रियासत को लेके चलेगा। हाँ। और मैं भी इनको ये दर्ज दे रहा हूँ जो लोग बैठे हैं, कि आप भी सबर करें, क्योंकि कुरान मजीद में आता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबरीन के साथ है। तो आप प्लीज सबर करें, और सबर और नमाज से मदद लें। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 2 वक्त का पिछली हुकूमत के दौर में नहीं मीर साहब, आपको पिछली हुकूमत के दौर में इन्नल्लाह मअस साबिरीन याद नहीं आया था? मुझे कुरान के आयत आपको ये याद नहीं आई? याद था, लेकिन पिछली दौरे हुकूमत में वो हमें हमेशा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सबक देते रहे। आपने वो लिया ही नहीं। नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है, अगला उन्होंने इय्याका नस्तईन भूल गए और इय्याका नअबुदु कहते रहे। भाई हमें रास्ता भी तो दिखाए कोई। अभी आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ता धुंधला है, आपको मंजिल नजर नहीं आ रही, आपकी आंखों के आगे झूल है, पर्दे आपके जो है वो आपका। भाईजान, आप लोगों ने, आप हुक्मरानों ने धुंध ही इतनी कर दी हुई है कि सब अंधे हो गए हुए हैं, समझ आएगा, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। नहीं मीर साहब, आपका बोलना बनता है। आप मियां शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने ताजरों को इसी तरीके से इत्मीनान में लेना है ताकि कोई ताजर इन टैक्सेस के खिलाफ अपनी आवाज ना बुलंद कर सके। आप इसलिए हमें ज़हनी मरीज कह रहे हैं। आपको पता है क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को ज़हनी मरीज, पागलपन के दौड़े, मिर्गी के दौड़े। आप मुझे कोई अस्पताल ही खोल ले वज़ीर आज़म से कह के, जहां पर ये सारे अवाम ही जाकर एडमिट हो जाए और उनका इलाज हो जाए, ताकि हमें दौरे ना पड़े। नहीं, मैंने आपको आपकी बीमारी भी बताई है और मैंने आपको दवाई दे दी है। अब आपको अस्पताल जाने की जरूरत क्या है? मैंने पहले आपकी बीमारी की तशखीस की, फिर मैंने आपको सब्र की पुड़िया आपके हाथ में पकड़ा दी। अब आप सब्र क्यों नहीं करते? सब्र करें, आप ये दवाई लें, 3 टाइम 5 टाइम 9 टाइम सब्र की दवाई खाएं और आराम करें। नहीं साहब, आप भी ताजर दोस्त का ओहदा छोड़े और आप कहीं हिकमत की दुकान खोल लें, ताकि लोग आपके साथ पास आके सब्र की पूड़ियां लेनी शुरू करें। गुजारिश ये है कि देखिए, ये हुकूमत की नुमाइंदगी भी करते हैं, मजे भी लूटते हैं और ताजर दोस्त भी कहलाते हैं। बात यह कि ताजरों से तो पूछे नीचे वाले से कि इन टैक्सेस के साथ उनके ऊपर क्या असर पड़ा। ताजरों को क्या असर पड़ा? ताजर में प्लेट करके दे देने हैं। चलिए इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को। वेलकम बैक फ्रॉम द बात की जा रही थी यहाँ पर बजट के हवाले से। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई पहला दिन है जब फाइनेंस बिल नाफिज हुआ है। हुकूमत पंजाब ये कहती थी कि उसका जो बजट है वो टैक्स फ्री है। अगर ये टैक्स फ्री बजट है तो फिर जो बढ़ते जा रहे हैं टैक्सेस, क्या ये सारे वफाक के हैं? अशरफ महताब साहब भी मौजूद हैं, गौरी साहब भी मौजूद हैं, आरिफ साहब भी मौजूद हैं। और सर ये जो टैक्स फ्री बजट था पंजाब का, इसके बाद इसके ये शिकवे कर रहे हैं सारे के सारे की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। कोर्ट फीस बढ़ गई, स्टाम्प बढ़ गया, फलां चीज़ बढ़ गई, टोकन टैक्स बढ़ गए। इसके बावजूद हम इसको टैक्स फ्री कह सकते हैं बजट को? ये तो लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए, ये तो एक लॉलीपॉप है जो आवाम को दिया जाता है। मुझे ये बताएं, कोई बजट टैक्स फ्री हो तो आमदन हो सकती है? हुकूमत की आमदन का जरिया क्या है?
ये टैक्स और नॉन टैक्स का मतलब ये कि नए टैक्स नहीं लगाए नहीं, नए कैसे नहीं लगाए। जब आप शराब बढ़ा देंगे, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर एक और बोझ डाल देंगे, तो आप नए टैक्स उधार ढूंढे ना। जब आपने कहा था जी हम जागीरदारों को नहीं छोड़ेंगे, हम मरात याफ्ता तबके को, अशराफिया को नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तनहा नहीं, वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर हम बर्डन डालेंगे, हम अपनी मराद कम करेंगे। मुझे ये बताएं कि कोई नज़र आई आपको, कोई इन्होंने बिजली जो फ्री देते थे किसी ख़त्म की, इन्होंने पेट्रोल फ्री देते थे कोई खत्म किया, बल्कि एक अफसोसनाक चीज ये कि अरकान असम्बली के देते थे मुफ्त टिकटें जो थी वो बढ़ा दी, उसकी तादाद बढ़ा दी क्लास की और 24 से 35 कर दी यार, वो बढ़ा दी, बड़ा नेगेटिव जा रहा है उससे। मुझे ये बताएं ना, उधर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पहले ही लूट रहे हैं यार, इतनी तनख्वाह, इतनी मराहत ले रहे हैं, कहते हैं जो वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उन पर वो असर नहीं होगा, तो आम आदमी पे पड़ेगा, क्या होगा साहब? हमारे मुल्क में 2 महंगाइयाँ हैं। अच्छा, 2 महंगाइयाँ, 2 महंगाइयाँ, सही। ये आप साहब भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे और रशद मेहताब साहब भी। एक वो महंगाई है जो टैक्सेस की सूरत में मरकजी हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लागू की, ठीक हो गया। एक वो महंगाई है जो मैं और दीगर जो लोग हैं वो खुद साख्ता महंगाई करते हैं। ये सही है। खाने पीने की अशिया पर, कपड़े पर, जूती पर, एवरीथिंग चीज़ों पर, उनको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं जो कि पाकिस्तान में बुरी तरह नाकाम है। पंजाब के अंदर एसी साहबान बड़े बड़े डबल कैबिन डालों के ऊपर सिर्फ आलू का रेट पूछकर 2-4 हज़ार रुपये का चलान किया और उसको जेल करता किया और अपने टैंपो बना दिया। गुजारिश ये है कि महंगाई एक है और खुद साख्ता महंगाई। ये आपकी बात, अभी हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि हुकूमत ने 18% GST दूध के ऊपर लगा दिया, डब्बा बंद दूध जितने हैं उसके ऊपर लगा दिया, उसकी कीमत बढ़नी चाहिए थी कोई 45, 46, 47 रुपये, वो बढ़ा दी गई 100 रुपया। क्यों डबल कर दी? क्यों? यानी कि ये इसका जवाब है हाँ, ये यानी कि ये खुद साख्ता, आज तक किसी ने तो रोकना है ना, किसी ने रोकना है। आप सुन ले, शहर लाहौर के बसने वाले सुने, पाकिस्तान के बस, आज तक कोई भी ऐसी चीज जिसके नर्ख हुकूमत ने तय किए हों, आज तक सरकारी नरखों पे वो नहीं बिकी, ना ये बकवा सकते हैं, ना ही इनके अंदर इतनी हिम्मत और सकत है। इन्होंने अमल गवाया हुआ वा पटवारियों के, कोई कहता है पटवारी, कोई कहता है यूथ। हम यार इन चक्रों से हमें बाहर निकालें। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ किस तरीके से लेके जाना था वो आप लेकर नहीं गए। आपने पाकिस्तान के सामने पाकिस्तानियों का, आपने गरीबों का मुआशी कत्ल किया, आपने इनको जिंदा दरगोर किया, आपने इनके बच्चों का मुआशी कत्ल किया। और दूध का जो डब्बा जिसकी बात नजम वली खान साहब आप कर रहे हैं, उसका वेट भी मुकम्मल नहीं है, वो 850 ग्राम 800 ग्राम में केजी देते हैं। अब ये इस तरीके से बेईमानियां शुरू हो गई हुई हैं। गुजारिश ये है कि तंदनी ताननी बिगड़ी है, मुआशरा भी खराब है, हुक्मरान भी जालिम है। दूसरी बात, गौरी साहब अगर जाते थे मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जब ये बजट नहीं आया था तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब खुद आके कहा था कि 1000 अरब, थोड़ा नहीं 1000 अरब रुपया हमारे ये जो खसारे में जाने वाले महकमे ये खा जाते। मुझे बताएं एक स्टेप लिया यहाँ बजट में उनके खिलाफ, किस पे कट लगाया? कोई लगाया तो मुझे बता दे, बल्कि उनको तो मराद दे दी गई है। नजम साहब, तो ये जो कट नहीं लगा, इसका मतलब है ये 1000 अरब जो है ये मेरे से उनको बेचने की तैयारियां, वो तो बार-बार कह रहे हैं बेचने की तैयारियां हो रही है ना, उनको तैयारियां का पिछले 20 साल की जा रही है, पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। पीआईए का तो मेरा ख्याल है काफी, पीआईए बिक रही है जी, फलां बिक रही है। हम पे टैक्स लगाना ही इन्होंने गरीब पे टैक्स लगाना हो तो धड़ल्ले से ये एक साल में 15 दफा टैक्स लगाते हैं, 15 दफा मिनी बजट लाते हैं, तो ये क्या ये बिक नहीं सकते? अब ये अंदर खाते क्या हो रहा है, बेचने हैं पर अपनों को देने हैं, अब वो ढूंढ रहे हैं, अब वो बंदे नहीं मिल रहे, अब वो किसको देने हैं, क्या करना है, अंदर खाते उससे किकबैक्स क्या लेनी है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि बिकेगा, इस तरह होगा, मुझे ये बताया। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि लाइव दिखाया जाएगा बोली का बाबू की किसी मुराद पे कट लगा, मुझे बता दें, नजम साहब, किसी अफसर पे, किसी ब्यूरोक्रेट्स पे, किसी सियासतदान पे, किसी जगीरदार पे, किसी सरमायादार पे, अशराफिया पे, आने जाने पे उसके आप खुद ही बता रहे हैं कि उनकी टिकटें बढ़ा दी हैं, तो कहाँ पे? ये गरीब से ही लेंगे ना। फिर हम जो कमाई करते हैं, ये जो हमारे बच्चे कमाई करते हैं, हम इनको पालने के लिए करते हैं भाई। एक तो मैं 2-2 नौकरियां लोग क्यों कर रहे हैं? आप भी देख रहे हैं ना, निजी इदारों के मुलाजिम 2 नौकरियां क्यों कर रहे हैं? एक वो अपने बच्चे पालते हैं, एक नौकरी इनके बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं है यार, वो मर रहे हैं। अब सरकारी मुलाजिम की हमने तनख्वाह बढ़ाई, ठीक है, उससे टैक्स ले लिया। मुझे बताएं, निजी जो लोगों से, निजी कंपनियों के अदारों के लोगों पे टैक्स आपने बढ़ाया, उनकी तनख्वाह बढ़ाई आपने? बढ़ी है कहीं पे तनख्वाह? तो ये क्या कर रहे हैं? 1 लाख तनख्वाह की आज वैल्यू बता दें क्या है? इन्होंने 50,000 से ऊपर वाले पे लगा दिया। ये किसको रिलीफ दे रहे हैं यार? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये किस तरह का बजट है? ये किस तरह के, यहाँ पे हमें जो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती थी, इंपोर्ट बढ़ती थी, अब उसमें हम वज़ीर ख़ज़ाना भी इंपोर्ट कर रहे हैं,
हर साल हर दफा एक नया अच्छा तो वो कहते हैं नईमी साहब अभी कह रहे थे कि स्टेट जो है मुश्किल उसको क्या करता है, एक डेट में फंस गई हुई है, कर्जे अदा करने हैं इन्हीं की वजह से ना। मुझे ये बताए जो सरकारी अफसर है अच्छा इसमें एक बड़ा गया खरीदने की, वो कभी दाल खरीदने गया है, वो कभी कुछ करने गया है, जाएगा तो पता चलेगा ठंडे कमरे में, ठंडी गाड़ी में, ठंडे जगह पे दफ्तर में जाएगा तो उसको किस इसमें बड़ी एक अहम बात की जाए जो यहाँ पर गौरी साहब कर रहे हैं, एक अहम बात है आरिफ साहब, वो है खुद साख्ता महंगाई की। एक सरकार ने 17 अरब रुपए डॉलर, 17.5 अरब डॉलर साल का इन इशराफिया, इन अजले तललों में, इन बड़े बड़ी इशराफिया में, माफिया में बांटते हैं, तो उसमें आधा ही काम कर लेते यार, आधा कम कर लेते IMF से 6 अरब लेना था। अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा मसला और बन गया है, एक और मसला जो बन गया वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है इसमें इंडस्ट्री बंद होकर उधर शामिल होती चली जा रही है, और ये भी कहा जा रहा था कि हमारी सनत को ये खाता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी इससे 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, वो चलनी चाहिए। मेजर रिटायर्ड रफ़ीक हसरत साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप साबिक सदर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। रफ़ीक हसरत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बजट नाफिज हो गया आज से, क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टी के बिजनेस की, टैक्सेस की? मेरा ख्याल है आप मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें बहुत सारे खदशात का हमने इजहार किया था कि जो प्रपोजल आ रही हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान भी होंगी, और मेरा ख्याल है कि ये रियल एस्टेट के लिए तो बहुत टफ बजट है। और जैसा पहले लोग कह रहे थे कि लोग जो है ना वो इंडस्ट्री बेच के तो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं समझ आता कि जब इंडस्ट्री भी नहीं लग रही और रियल एस्टेट से भी पैसा जो है इन टैक्सेस की वजह से बाहर के मुल्कों में चला जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव बजट होगा रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि दुनिया के सारे जो मुल्क हैं वो लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि अपने मुल्कों से पैसा हमारे मुल्क में लेके आओ, वो उनको पासपोर्ट दे रहे हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम लोग जो है पैसे को सख्त कानून बना के, टफ टैक्स लगा के और जितनी भी हमसे इंकरेजमेंट हो सकती है वो करके तो पैसे को यहाँ से बाहर पुश कर रहे हैं। जब पैसा बाहर चला जाएगा तो ना वो इंडस्ट्री में लगेगा, ना रियल एस्टेट में लगेगा, ना गरीब के काम आएगा, ना अमीर के काम आएगा। मुझे नहीं समझ आती कि इतने ज्यादा टैक्स लगा के जो FBR वाले हैं वो क्या अचीव करेंगे। मेरी जो समझ के मुताबिक है जो हालात है इस वक्त और जिस तरीके से ये जो बजट है ये सब के लिए जो है ना वो रास्ते बंद कर रहा है, तो जो पहले टैक्स की कलेक्शन थी मेरा खदशा है कि टैक्स कलेक्शन इन मैयर की वजह से और कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि कम अज कम पाकिस्तान के अंदर 50 लाख बंदा जो है वो इन सम अदर वे रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक है। जब उनसे जॉब छिन जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे और किस तरह रोटी कमाएंगे। इस वक्त क्या कितना फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है मैं सब टैक्सों में क्या फर्क पड़ा है? टैक्सों में जब हम फर्क को जो है ना कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले दो बड़े फैक्टर जो हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखें। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा 10 से 20% तबका है जिनके पास पैसे हैं वो सारा का सारा पैसा मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिया, उन्होंने मुल्क के बाहर ट्रांसफर कर दिया है। वो वहां जाके किसी स्कीम में लगाएं या ना लगाएं या बैंक में रखें, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो पैसा यहाँ की मार्केट से निकल के दोबारा के मुल्कों में चला गया। नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा मेरा और आपका और जो 60-70% तबका जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जीना है, मरना है, यही सब कुछ करना है, उनका जो पैसा है वो रियल एस्टेट से निकल के तो बैंकों में चला गया है। बिकॉज जब बैंक आपको 20-25% प्रॉफिट दे रहे हो और रियल एस्टेट के ऊपर आपको उम्मीद ना हो कि वो 5% भी सालाना आपको प्रॉफिट देगी, तो यकीनी तौर पर वो पैसा रियल एस्टेट भी नहीं लगेगा, वो बैंकों में जाएगा। और बैंक वाले जो आगे जो है ना आपको पता है उनके इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता, वो तो ज्यादा कर्जा जो है गवर्नमेंट ही उनसे कर्जे ले रही है और उसको इस्तेमाल कर रही है। और आज के बाद आते हैं हम इफेक्ट के ऊपर कि जो इन्होंने टैक्सेस अभी लगाए उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जब सारी की सारी सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो पहले जो गेन टैक्स इन्होंने लगाया था 15% था और हर साल 2.5% कम हो जाता, 6 साल बाद वो 0 हो जाता था। अभी इन्होंने क़यामत तक के लिए उसको 15% जो है ना वो फिक्स कर दिया है कि ये 15% जो है ना आपको देना है। आपको तो अंदाजा लगाएं कि जब जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है उसकी उम्मीद 5% की हो और 15% आपको जो है ना वो जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर आपने देना है, क्योंकि FBR रेट के अभी फिर सुन रहे हैं तो बढ़ा देंगे।
उन्होंने एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर नहीं लेना होता, उन्होंने जो डिफरेंस ऑफ एफबीआर रेट है उसके ऊपर लेना होता है। तो आप मुझे बताएं कि वो से डाल के कुछ देगा उनको किसी तरह से भी जो है ना ये गेन टैक्स है, तो लिहाजा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सारा पैसा जो थोड़ा बहुत रह गया गरीब गुरबा का वो भी बाहर चला जाएगा। और दूसरी जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो जाति इन्होंने किया है वो ये की है कि पहले 5 करोड़ तक उन्होंने कहा कि जी आप ये जो 3% है और 6% है वो ये देंगे, इसके ऊपर 7 करोड़ और 10 करोड़ के प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उस स्लैब में उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अभी आप मुझे ये बताएं कि जो पॉश एरियाज हैं जहां पर जो है ना कनाल का प्लॉट अभी जो है 5-6 करोड़ तक पहुंच गया है, तो वो तो सारे के सारे स्लैब से बाहर निकल गए। अभी तो सिर्फ काम होगा उन इलाकों में जहां 3, 5, 7 मरले की फाइलें बन रही हैं, और वो गरीब गुरबा है जिसको तो कम अज कम जो है ना वो रेट के ऊपर चीजें चाहिए होती हैं, वो तो इतने इन्हें बिग में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और जब उनकी सेविंग ही नहीं है तो वो बेचारा किस दिन से भी माजूर हो जाएगा। आपको डिप नजर आ रही है बड़ी आगे फिर? जी, तो यही मैं समझता हूँ, तो कारोबार जो है ना बिल्कुल टोटली जो है ना बंद करने की स्कीम है। ये इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मेरा ख्याल है ये बहुत खाम ख्याल है, और किसी तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ना, ना कारोबार होगा ना इनको रेवेन्यू मिलेगा, और जो पैसा यहाँ सर्कुलेट करता था गरीबों को रोजगार देता था वो सारा का सारा बाहर के मुल्क में। सही, बहुत शुक्रिया रफ़ीक असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सारी जगहों से कोई लोग गुस्से में ज़्यादा है, और अभी हम जो पहले बात कर रहे थे, जो आप निशानदेही कर रहे थे कि एक महंगाई वो है जो हुकूमत ने की है और 18% जो है GST लगा दिया या मुख्तलिफ जगहों पर टैक्स लगा दिए हैं, दूसरी महंगाई वो है जो इस 18% की आड़ में 45, 50, 60% और की जा रही है। ये क्या सारी चीज़ है आरिफ साहब? देखो ना, पहले नंबर तो जो है ना खुद साख्ता महंगाई, गौरी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो जहन में रखनी चाहिए कि जिस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की वो कंट्रोल नहीं हुआ, आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिला। रिश्वत के रेट्स बढ़े हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। पहले नंबर तो ये है कि हमारे पास जो दालें होती हैं, एक तो आपने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने ज़राअत को बचा लिया। ज़राअत है क्या चीज़? दालें अपनी आपकी अपनी नहीं है, कोई दालें अपनी नहीं है। नहीं, वो गंदम चावल की बात कर रहे थे, ज़री तबके की वो बात जो बिल्कुल। उसमें तो ज़राअत पे अगर ध्यान देते तो दालें हमारी अपनी होती, हम बाहर से दालें नहीं मंगवाते। आज 70 रुपये पर केजी दाल के इजाफा हुआ है, तो वो किसने इजाफा किया? हमारे पास जितनी आइटम्स होती हैं हर कंपनी के ऊपर रेट लिखे होते हैं, सिर्फ 7, 8, 10 आइटम्स ऐसी हैं जिनके रेट ओपन है, तो वो सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। अभी 70 साल से उसके रेट डिसाइड नहीं कर सके कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। जब बाहर से दालें आती हैं तो उसके रेट कंट्रोल नहीं होते, होलसेल मार्केट के रेट कंट्रोल नहीं होते, सिर्फ रिटेलर के रेट कंट्रोल होते हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 70 के करीब लाहौर में मजिस्ट्रेट हैं। फिर उसको रोकने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए 5-5, 6-6 लड़के रखे हुए हैं जो थाने अलग अलग रेट्स पे चल रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। जिस बंदे ने 10,000 रुपया जुर्माना देना है, 5,000 जुर्माना देना है, उसके लिए वो बेहतरीन तरीकाकार है कि उसको रिश्वत दे दे हर एक। अभी इस हफ्ते में ना तकरीबन रिश्वत के रेट्स बढ़ गए हैं। जितने चेन स्टोर हैं, जितने बेकरीज हैं और जितने दूध वाले चेन स्टोर के स्टाइल के, ये टोटल लोग गारंटी के साथ श्योरिटी है पैसे देते हैं 3 लाख से लेके 1-1 लाख रुपए तक। किस चीज़ के लिए? आवाम को रिलीफ देने के लिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट रेट सही नहीं रखती तो वो कहाँ से आवाम को रिलीफ मिलेगा? सब्ज़ी के रेट सही नहीं होते, दालों के रेट सही नहीं होते, दूध के रेट सही नहीं है, गोश्त के रेट सही नहीं है। तो ये सिर्फ आवाम को एक धोखा देने के लिए, आवाम को और ब्यूरोक्रेसी के एक बेहतरीन कमाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात FBR की मुझे याद आ गई कि सिर्फ एक कंपनी ने रिबेट लेने के लिए 34 करोड़ 70 लाख का केस किया था, और जो मास्टर आदमी था, मेरा ख्याल मैंने पहले बात की थी, उसको 5 करोड़ रिश्वत दी थी। वो चेक पास नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये सारी बातें ओपन हो चुकी हुई हैं। ना वो कमिश्नर गया, ना वो डिप्टी कमिश्नर गया, ना उसके कोई FBR का बंदा गया। जब FBR खुद ये खाना शुरू हो जाएगी तो कौन इनको टैक्स देगा? टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने पहले टैक्स डबल कर दिए हैं। नए बंदे क्यों नहीं तलाश किए? नए बंदे इसलिए तलाश नहीं किए कि ना गवर्नमेंट के ऊपर किसी को इतमाद है कि हमारा पैसा हमारे मुल्क के ऊपर लगेगा। हमारा पैसा हमारे मुल्क के ऊपर लगे, हर बंदा टैक्स देने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार है। लेकिन इन्होंने फिर गलत पॉलिसी ये अपनाई
कि जो 5,000 जिसके ऊपर टैक्स उसके ऊपर 10,000 तो कर दी है, लेकिन 5,000 वाला बंदा दूसरा क्यों नहीं ढूंढ के लाए? जब इनके पास पता है कि हमारे पास कमर्शियल मीटर कितने हैं, उनको क्यों नहीं टैक्स में लेके आ रहे? इसलिए नहीं लेके आ रहे कि सिर्फ रिश्वत के नज़र हो जाता है पैसा, ना गवर्नमेंट उसके लिए कोई इतमाद बहाल कर रही है, ना FBR का इदारा जो सबसे ज़्यादा करप्ट है, इतने करप्ट इदारे को पैसा कौन देगा? अगर डोनेट करती है ताजर बरादरी करोड़ों रुपया अरबों रुपया, तो वो टैक्स भी दे सकती है। इस सिर्फ ये वजह है कि उसका पैसा मुल्क के ऊपर नहीं लगता, जिसकी वजह से वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। सही है, बिल्कुल। आखिर में गौरी साहब, अब क्या होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? 234 रुपये वाली LPG हाँ जी, आज 370 रुपये में फरोख्त हो रही है, वो भी ब्लैक में मिलनी नहीं गई। क्यों? वो जो सिलेंडरों के धमाके हुए जिनसे इंसानी जानों का ज़िया हुआ, ठीक है नहीं, उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन किए, अच्छे सिलेंडर भी और बुरे सिलेंडर भी, मंजूरशुदा भी गैर मंजूर, सब उठा के ले गए हैं। और जनाब कोई कंट्रोल नहीं हुआ। AC जिम्मेदार होता है अपने इलाके का, DC जिम्मेदार होता है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। मेरा तो एक पैगाम है आपके तवस्सुत से तमाम पाकिस्तान के लोगों को, खुसूसन शहर लाहौर के बसने वालों को, कि खुदारा मुर्दा कौम जागो, अपने हक के लिए निकलो, अपने बच्चों की तालीम के लिए निकलो, अपने नहीं निकल के क्या करेंगे? जब तक निकलेंगे नहीं कुछ नहीं निकल के क्या होगा। करेंगे? सोशल मीडिया पर निकल के नहीं बनना ही बात। सर निकल के क्या करेंगे? मतलब क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, गौरी साहब ये बता दें मुझे प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, निकल के क्या करेंगे? अपना हक लेने के लिए। नहीं, किधर से लेंगे हक? हाँ जी, किधर से हक लेंगे? हुकूमत से। कैसे हुकूमत से? जैसे लोग लेते हैं नहीं, सड़कों क्या पे, करेंगे? कौम बन के निकलेंगे तो फिर मिलेगा। नहीं सर, करेंगे क्या? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। लेकिन निकल जब आए, ये आवाम निकल आए, कौम बन के बाद निकले, कौम बन के कौम निकल बन के आए, पूरा मन तरीके से निकल आए, निकले, पूरा मन बैठ निकल आए, जाए, फिर और बैठ गए, इंशाल्लाह इनको उनका हक मिलेगा। बैठ गए सर, मिलेगा हक। बल्कि इन्होंने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया, ऐवान सदर का, ऐवान वजीर आजम का घेराव जी कर सर। लिया। उसके बाद सर अवाम आज़ाद कश्मीर वालों ने क्या किया? सर आज़ाद कश्मीर की मिसाल ना दीजिएगा। क्यों? आज़ाद कश्मीर की मिसाल इसलिए नहीं कि आप उस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप मुतनाज़ा इलाके में नहीं रहते। देखिए आप मुतनाज़ा इलाके, मेरी बात सुने, वहां पे 3 रुपए का यूनिट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मेरे भाई, ये जो मुल्क पे कर्जे हैं ये किसने वापस करने हैं ये बता दें। निकल आए आप। कर्जे हमारे ऊपर, इनकी जायदादें बेचे ना हुक्मरानों की, बिक गई सर, सारी बेचे इनकी। सर जाती उमरा बिक गया, बनी गाला बिक गया, बिलावल हाउस बिक गए, नहीं कर्जे ना बिके, नहीं बिक रहे, और ये रज़ाकाराना तौर पर खुद ही बैंक IMF के कर्जे उतार दें अपने बाद में। कैसे सर, बच्चों वाली बात है ना ये। आप कौन उतारेगा? कर्जे हमने लिए सर, मेरे ऊपर पाकिस्तान ने लिए। मेरा बच्चा तो आए दिन गरीब हुआ। सर बाहर निकल के होगा क्या? मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, बाहर निकल के क्या करेंगे? जब ये पाकिस्तान के लोग एक कौम बनकर बाहर निकलेंगे ना, पैसा कहां से आएगा सर देने के लिए? मुझे एक बात बताएं, आपको बिजली सस्ती चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए। इससे ये समझ आई कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ठीक है जी सर, मैं तो आपके साथ निकलना चाह रहा हूं, मुझे आप नतीजा बताएं कि निकलेगा क्या उससे। अच्छा क्यों नहीं? हम तो एक मिनट मुझे मुतालबा जो है, देखिए मुतालबा जो है ना वो अवाम के वसाइल अवाम के ऊपर लगने चाहिए, होना चाहिए तुमने। ठीक है, मैंने अभी आपको 2 मिसालें दी। वज़ीर साहब खजाना साहब ने कहा 1,000 रुपया सर निजकारी हो रही है, सुन ले निजकारी हो रही है, निजकारी कर करके बात बनेगी, निजकारी कर करके नहीं, निजकारी नहीं करनी है, पाकिस्तान की तबाही उतरेगी। और 17 अरब डॉलर IMF को कर्जा मजीद। मेरा बच्चा तो आज भी दूध को तरसता है, सस्ते को, अच्छी सस्ती अद्वियात को तरसता है, सस्ती एजुकेशन को तरस रहा है, मैं सस्ती बिजली को तरस रहा हूं, साफ पानी को तलाश कर रहा हूं। 70-80 साल बाहर निकल के आ जाएगा सारा कुछ। ये मुझे बता देना। अच्छा फिर ऐसा करें, फिर हमें मुतालबा तो रख सकते हैं ना। नहीं सर, मैं तो सर एक स्टूडेंट के तौर पे पूछ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के तौर पे पूछ रहा हूँ। अगर कोशिश करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कहते हैं कि हम वसाइल का रुख अवाम की तरफ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं मोड़ने तो फिर हमें खुद मोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, मैं वो टिकटें वापस, सर मेरी एक बात सुने, वो टिकटें वापस हो गई और जो टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया वो भी नहीं, 17.5 अरब डॉलर साल का जो मराज सर कुछ होना चाहिए। नहीं सुन ले, निकलना नहीं होगा सर ना। बहुत शुक्रिया। 8 अरब डॉलर ही उसमें कम बहुत कर ले यार। अब आइए कौम बन के को बेचे, हम नहीं दे सकते यार, कर्जा नहीं देना ही नहीं है, डिफॉल्ट हो जाएंगे आप। और डिफॉल्ट हो चुके हैं। नहीं डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं सर। आपको जो आपका जो पेट्रोल है ना, आपको जो 300 रुपए लीटर मिल रहा है, ये 3000 रुपए लीटर नहीं मिलेगा। मिल रहा है एक दफा, तुसी 300 दे, एक दफा पाँव में खड़े हो जाएंगे। हेलो जी 300 ते चीखा मारते पे ने, कहते ने 3000 रुपए हो जाए कोई गल नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बस खत्म।